हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है नागेश और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। वो है कि आपको किस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए अगर आप आईपी मैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो बेसिकली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एग्जामिनेशन आई स्कोर्ड 99.99 परसेंटाइल इन लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई सेक्शन। तो उस टाइम पे मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि कैसे मुझे नोट्स को बनाना चाहिए। कुछ भी अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो मैंने एक स्ट्रेटजी यूज करी थी। तो वो सेम स्ट्रेटजी आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको आगे वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टॉपर कैसे बनाता है अपनी नोट्स को। सबसे पहले चीज़ हम बात करेंगे अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि आपके पास टोटल यहाँ पर 3 सेक्शंस होने वाले हैं। क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ आप सभी की सभी जो है वो आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक और जिपमैट, ये तीनों एग्जामिनेशन कंसिडर करोगे अगर आप आगे जाके एग्जाम दोगे तो। ठीक है, वो तीनों सेक्शंस के अंदर जो है आपको यहाँ पर ये सिलेबस कॉमन है। कॉन्ट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट उसी में आते हैं। अगर मैं कॉन्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले हमारा जो गोल होना चाहिए कॉन्ट्स को लेकर वो होना चाहिए कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर प्लस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्या क्या? स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी। होता क्या है, सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मैं स्पीड पे ध्यान देता हूं, मेरा स्पीड नहीं बढ़ रहा है। पहला आपका स्टेप होना चाहिए वो है कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो क्या करना चाहिए, देखो आप कभी भी कोई टॉपिक अगर पढ़ते हो, लेट्स सपोज आज आपने परसेंटेजेस पढ़ा कॉन्ट्स के अंदर। परसेंटेज के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं। मान लीजिए आपने वहाँ पर पढ़ा डिसऑनेस्ट, हॉनेस्ट एक शॉपकीपर होता है। उसके बाद आपने मान लीजिए कि कोई अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, वहाँ से आपको इतना रिटर्न आया। उसके अलावा एक और भी टाइप होता है जो कि आपने मान लीजिए कि 5 केजी आपको शक्कर खाना है पूरे मंथ के अंदर, उसका प्राइस है, एक्सपेंडिचर है। उसके बाद आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, ये भी एक टाइप होता है। उसके अलावा वोटर्स के ऊपर क्वेश्चंस आता है। तो अलग अलग जो भी टाइप्स आपने पढ़े, उसका आपको क्या करना है, कंप्लीट टॉपिक का आपको क्या करना है, समराइज बनाना है 1-2 पेज के अंदर कि ये टॉपिक बेसिकली कैसा है। अगर कोई टाइप स्टार्ट होता है तो उसका पहला क्वेश्चन आपको वहां पे लिखना है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसमें आपको चीजों को लिख लेनी है। ये क्या हो गया, उस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक का जो है आपका नॉलेज आ गया कि इसमें इतने इतने टाइप्स होते हैं करके। आप जब रिवीजन करने चले जाओगे तो केवल वो टाइप पढ़ते ही आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। और क्या करना है, जो भी आपको वहां पे फॉर्मूलाज हो गए, जो भी ट्रिक्स आपने सीखी है, उसको आपको सही से नोट डाउन करना है कि ऐसे सिचुएशन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को तरीका नहीं पता हो कैसे लिखना है। आप केवल अपने ओन वर्ड्स में लिखो, जो भी आपकी मातृभाषा है, जैसे आप हिंदी हो या मराठी हो, जो भी आप लैंग्वेज में आपकी लैंग्वेज है, आपको समझे ऐसे लैंग्वेज के अंदर वहां पे लिखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे इस पे ये ट्रिक लगानी है, ये ट्रिक का ऐसा ऐसा तरीका होना चाहिए उसके ऊपर अप्लाई करने का। आप अपने ओन वर्ड्स में लिख लो, हो सकता है आपको वो चीज़ आगे जाके बहुत काम आ जाए। ठीक है, आगे क्या करना है, जैसे कि मैंने क्या कहा, परसेंटेजेस आप जैसे ही पढ़ते हो तो उसका फॉर्मूला प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और उसके अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स हो सकते हैं। अब जो एजुकेटर आपको जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे परसेंटेज, वहाँ उसको डेफिनेटली बताता है कि ये मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो वो मिस्टेक आपको वहाँ पे हाईलाइट करके लिखने हैं कि ये मुझे हर बार क्या करना है, क्वेश्चंस के अंदर जैसे ही ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ये मिस्टेक्स मेरे से हो सकते हैं। एंड एक चीज़ ये भी होगी कि आप उसके ऊपर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके बार बार जो है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि 83.33% का आपको इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता है। आपने ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको लिख लो, आप उसको रिवीजन के टाइम पे जरूर जो है याद करके आगे आपके लिए काम आएंगे। आगे देखो, एरर की बुक बनाओ। क्या है, मेंटेन अ सेक्शन फॉर मिस्टेक्स मेड इन मॉक्स, नोट करेक्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या है कि मॉक्स के अंदर क्या होता है, हमेशा जो भी प्लेटफॉर्म मॉक बनाता है तो वो एग्जाम को एक लेवल के हिसाब से बनाता है कि ये एग्जाम है, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मॉक्स बना रहे हैं। होता यह है कि आपके जब भी सेक्शन मॉक लगाते हो या फुल लेंथ लगाते हो, तो फुल लेंथ लगाने के बाद कॉन्ट्स के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो भी एरर है, जो भी आपके क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, उसके ऊपर क्या करना है, जो भी मिस्टेक्स आपने मॉक्स के अंदर किए हैं वो आपको लिखना है और उसका करेक्ट अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चन लिखा, इस पे आपने क्या मिस्टेक किया, आपकी गलती क्या हुई, हो सकता है कि आपकी रीडिंग अच्छी नहीं थी, आपने उसको सही से पढ़ नहीं पाए, इसीलिए आपने मिस्टेक किया, और उसका सॉल्व करने का आपका अप्रोच ही गलत था, तो उसका करेक्ट अप्रोच क्या है वो भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपको आगे टाइम पे बहुत काम आएंगे, अभी से लिखना स्टार्ट आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कॉन्ट्स में,
आप एक टाइम सेविंग जो भी ट्रिक्स होता है, जैसे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं शॉर्टकट के अंदर, ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स बनाई है, उसके ऊपर जाके ज़रूर देखना। क्यूब्स कैसे बनाते हैं, रेशो मल्टीप्लायर्स क्या होने चाहिए, ऐसे जो भी टाइम सेविंग ट्रिक्स होते हैं उसका अलग से एक शॉर्टकट बैंक करके आप लिख सकते हो हेडिंग में कि मैं इस अलग-अलग कॉन्ट्स के ऊपर जो भी टॉपिक्स होंगे उसका मैं शॉर्टकट जो है वहाँ पर लिखूँगा, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद डिफ़िकल्टी वाइज़ आपको क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। आप मान लीजिए कोई बुक लेके पढ़ाई करने बैठ गए, आप वहाँ पर जो है टैग लगाओ कि ये सबसे ईज़ी वाला क्वेश्चन है, ये मॉडरेट वाला है, ये डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन है। इसके हिसाब से क्या होगा, आप जब भी रिवीजन करोगे या आपको कभी भी जाके दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो केवल और केवल आधे 1 घंटे के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मुझे आज पूरे ईज़ी टाइप के क्वेश्चन्स करने हैं, या तो ऐसा होता है ना कि मान लो आपने परसेंटेजेस आज पढ़ा, 2-3 महीने के बाद आपको जाके उसको रिवाइज़ करना है। होता बहुत है कि बच्चे उसको छोड़ देते हैं, आगे-आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, वो ईज़ी वाले क्वेश्चन्स करने से क्या है, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है मेक अ मॉक फॉर्मूला रिकैप। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिफोर एवरी मॉक रिवाइज योर 2 पेज फॉर्मूला डाइजेस्ट। यानी कि मैं कहना चाहूंगा कि आप जब भी मॉक देने जाओगे तो उसके पहले आपने जो भी एक शॉर्टकट बनाए थे उसको एक बार जरूर जाके अच्छे से देख के चले जाना मॉक देने के लिए, ताकि क्या है आपका एक प्रिपेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से हो के आप मॉक में अच्छा परफॉर्म करोगे। जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, मान लो आपने परसेंटेजेस के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा, आपको लगा कि मुझे 2-3 दिन के बाद इसके ऊपर चैप्टर वाइज क्विज़ेस लगाने हैं, मुझे इससे 20 सवाल सॉल्व करने हैं। दोबारा आपका काम क्या बनता है, पहले उसको एक बार जो शॉर्टकट ट्रिक आपने लिखी थी उस चैप्टर को लेकर, उसको सही से पढ़ के आपको जाके दोबारा टॉपिक टेस्ट या जो भी क्विज़ अटेंड करनी है वो आप कर सकते हो। तो ये होता है मोटा-मोटा कॉन्ट्स को लेकर आपकी जो एक नोट्स बनाता है टॉपर, जो मैंने भी ऐसे ही बनाए थे जिससे मुझे बहुत हेल्प हुआ था, और यही स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पर आज समझा रहा हूँ। आगे देखो, नेक्स्ट है वर्बल एबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि देखो यहाँ पर क्या आपका गोल होना चाहिए, इंप्रूव कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड ग्रामर की एक्यूरेसी। ये आपका गोल होना चाहिए वर्बल के अंदर, ये है आपका लॉन्ग टर्म गोल। तो क्या करना है, वो क्या आपका एक जर्नल बनाना है। जैसे कि आप डेली के जब आप कोई द हिंदू पढ़ते हो तो आपको वहां पे 10 न्यू वर्ड्स जो है वो नोट डाउन करने हैं, और मेन इंपॉर्टेंटली उन 10 वर्ड्स का मीनिंग भी लिखना है, और उसका यूजेस मतलब वो वर्ड को लेकर आपको एक सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, उस वर्ड को लेकर आपको एक सेंटेंस बनाना है, जिससे आपका इंग्लिश काफी इंप्रूव होगा, और साथ में उसके सिनोनिम और आप यहां पर उसके एंटोनिम भी लिख सकते हो, ताकि आपको थोड़ा अगर क्वेश्चन आते भी है सिनोनिम एंटोनिम की, वो आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मेन चीज है रिवाइज वीकली विथ फ्लैश कार्ड्स। मतलब ये कहना ये है, आप पूरा एक वीक खत्म हो गया कि वीक खत्म होने के बाद जो भी आपने वोकैबुलरी लिखी थी उसको एक फ्लैश कार्ड के फॉर्मेट में आप अच्छे से रिवाइज कर दो। यानी कि आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका एक ट्रिक है, ऐसा इसको याद रखना है। ऐसा आप उसको रिवाइज कर सकते हो हर एक हफ्ते के अंदर। नेक्स्ट क्या है, आप जब आरसी की नोट भी बनाने बहुत जरूरी है। क्या करना है, देखो कि आप जैसे ही कोई पैसेज रीड करते हो तो उसका टोन क्या है, उसका सेंट्रल थीम क्या है, ऐसे कौन से ट्रैपिंग वाले वर्ड्स थे आपको जब पढ़ने के बाद समझ में आया कि हाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे डिफाइन होता है कि पैसेज कौन से फॉर्मेट का है, इससे समझ में आता है कि पैसेज का टोन क्या है। ऐसे जो ट्रैप वाले वर्ड्स होते हैं उनको लिखना है। और अलग अलग टाइप के जब होते हैं ना, टोन हो गया, सेंट्रल थीम हो गया, सभी को ऐसा भी आपको बोला जाएगा कि आपने पैसेज रीड किया और इसका एक सूटेबल टाइटल देना। आपको बोलेगा सूटेबल टाइटल बताओ करके, इसके लिए वो टाइटल आपको लिख लेने हैं। क्या क्या टाइटल हो सकते हैं, कैसे टाइप के ऊपर हमें टाइटल डिसाइड करने हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो दोस्तों, आगे ग्रामर के रूल्स की शीट बनानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समराइज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद मॉडिफायर्स, टेंसेस इन 1 पेजेस। एक पेज का प्रॉपर एक टेंसेस के ऊपर आपने नोट्स बनाया। आपने मान लीजिए एक टेंस पढ़ा जो भी है, उसके ऊपर आपने एक पेज के अंदर उसका पूरा शॉर्टकट तरीका लिख लिया कि कैसे सब्जेक्ट, उसके बाद कैसे वर्ब अप्लाई करना है, कैसे कौन सा वर्ड कहां पर लगाना है, सब कुछ आपको सही से लिखना जरूरी है। उसके बाद एरर लॉग, मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ग्रामर क्वेश्चंस यू गॉट रॉन्ग, नोट रूल बिहाइंड इट। यानी कि होता है ऐसे कि आपने 50 क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर के करने स्टार्ट कर दिए एरर वाले, आपको वहां पर 20 क्वेश्चन सही बन गए और आपके 30 क्वेश्चन सही नहीं बन रहे, जो कि गलत हो गए। करना क्या है, देखो आपको सबसे बेस्ट क्या है, अगर आपको रिवीजन करना है ग्रामर का, आप 50 क्वेश्चन लेके बैठ गए, उसमें से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद क्या करना है, जो नहीं बनते हैं उसको लिखना है। उसका पीछे का ग्रामर का रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे होता है, ये वर्ड के बाद ये वाला सेंटेंस आना चाहिए, ये वाला हो सकता है, उसमें ईडी लगना चाहिए, ईवाई लगना चाहिए, जो भी चीजें हैं उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि क्या होगा, आप जब भी रिवीजन करोगे, आपके सामने एग्जाम्पल ले लो, आपने 30 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए आपकी 50 के क्विज के अंदर, तो आपने 30 क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई ग्रामर लगा होगा, आपने 30 रूल्स लिख लिए, जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 आपने इंपॉर्टेंट रूल्स लिख लिए। होता है ऐसा ना कि बहुत सारे बच्चे ग्रामर को तो खत्म कर लेते हैं, सर मैंने पूरी रेन मार्टिन पढ़ ली,
फिर भी रेन मार्टिन पढ़ने के बाद भी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे। भैया आपने जो पढ़ाई किया था उसको अप्लाई भी तो करना जरूरी है, और अप्लाई करते समय हो सकता है कोई चीज गलत होगी, उसको लिख लो अच्छे से, जो भी उसका मीनिंग पीछे का वो ग्रामर का रूल है। आगे रीडिंग के ट्रैकर होना चाहिए। मतलब क्या है, आपके सामने एक अच्छे खासी आर्टिकल्स होने चाहिए, बुक्स होने चाहिए रीड करने के लिए, ताकि जो है आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करे। तो आप एक अच्छे से एक ट्रैकर बनाओ कि मुझे आने वाले 1 महीने के अंदर मुझे ये मतलब क्या कहते हैं ना कि ये वाला नॉवेल पढ़ना है, उसके बाद मैंने इसको पढ़ा है तो उसको टिक करके ले लो, उसके बाद मुझे अगले पे शिफ्ट होना है तो वो आपको टिक करना चाहिए कि मैंने ये टारगेट था मेरे पूरे मंथ का, मैंने 2 नॉवेल पढ़नी है, मुझे डेली का न्यूज़ पढ़ना है। तो एक प्रॉपर ट्रैकर बनाओ, जिससे क्या है आपका वैरायटी ऑफ रीडिंग होगा, और कोई भी पैसेजेस कहां से भी अगर आता है तो आपको सॉल्व करने के लिए वो डेफिनेटली आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लास्ट है आपका, वो है लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि एलआरडीए के लिए हमें क्या हेल्प लेनी चाहिए नोट्स के अंदर। देखो ये मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आपको सबसे मेन गोल क्या होना चाहिए, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो और लॉजिकल फ्लो को अच्छे से समझो कि क्या उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए करके। यानी कि बेसिकली क्या होता है, पजल्स जो है आपका एक अलग ही पैटर्न लेकर आते हैं। तो आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है कि आपको पजल समझते ही उसकी फाइनल पिक्चर क्या है वो आपके दिमाग में ड्रॉ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो एलआर के टाइप्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अलग अलग अरेंजमेंट के टाइप जो होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं पजल के अंदर, जैसे कि होता है ना कि जैसे एग्जाम्पल ले लो, देखो देर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड, मैंने कहा ए, आगे बोल रहा हूं हु लाइक क्रिकेट, हु लाइक्स क्रिकेट। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि ये जो क्रिकेट जो हु दिया है ना, ये हु किसके लिए है, एल के लिए है या ए के लिए? ये होता है ए के लिए। एल एंड ए के बीच में 2 लोग हैं, ए जिसको क्रिकेट पसंद है। तो ऐसे चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है कि हु होता है सबसे नियरेस्ट पर्सन के लिए। ऐसा ट्रिक आप लिख सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्या है, उसमें भी सेम ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जो भी आपको लगता है कि ये इसका रूल्स होते हैं, इसको याद रखना जरूरी, इसको लिख लो। उसके बाद फॉर ईच टाइप सैंपल के 2 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व होने चाहिए, और उसके ट्रिक भी होनी चाहिए। मतलब आपने मान लो सर्कुलर के ऊपर आपने मान लो कोई क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिक बनाई, उसके ऊपर आपके तुरंत दो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना, एल एंड ए के बीच में 2 पर्सन है, आपको तुरंत तीसरा एक एग्जाम्पल बनाना है ताकि आपको अच्छे से वो चीज याद रहे करके। क्लियर है? कई बात सबको समझ में आ रही है? जी सर, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या है करके। देखो नेक्स्ट है डीआई का एक फार्मूला पेज होना बहुत जरूरी है। जो भी आपको फार्मूलाज होते हैं डीआई के अंदर, जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, सक्सेसिव चेंज हो रहा है, जो भी चीजें होती है उसको अच्छे से लिख लो। रेशो, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस की जो भी एक होता है ना, जैसे होना चाहिए आपके दिमाग में कि मैंने यहां पर लिखा, मान लो मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, 5, 10 और 15, इनका एवरेज आपके तुरंत दिमाग में होना चाहिए। इसका एवरेज क्या होता है करके, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आपको। अब ये ऐसा है कि आप तुरंत समझ में नहीं आएगी, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना आगे जाके आपको समझ में आता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 83.33%, इसका क्या है, ये हर बार आपको पूछा जा रहा है, हर एक डीआई के अंदर इसका इसका जो है फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ये अगर आ रहा है बार बार तो लिख लो तुरंत अच्छे से, आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब ये है, तुरंत आपके सामने आ जाएगा वो चीज़। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मुझे कमेंट करके बताना इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या होता है करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो क्या है, वो है विजुअलाइजेशन ऑफ द नोट्स, स्केच हाउ टू कन्वर्ट वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू टेबल्स, चार्ट्स एंड क्विकली। यानी कि होता है ऐसा कि मैंने कहा कि देर आर 2 पर्सन्स, उनका मैंने स्क्वायर बना दिया, कुछ भी ऐसा होता है ना कि मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दे दिया। इक्वेशन बनाने के बाद मैंने इक्वेशन जो है वर्ड के अंदर दिया है, वर्ड के फॉर्मेट में, उसको आपको टेबल के फॉर्मेट में लिखना आना बहुत जरूरी है। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेट सिलेक्शन नोट्स, मतलब आपके सामने मान लो 5 सेट्स दिए हैं, वो 5 सेट्स में से आपको 3 अगर सॉल्व करने हैं तो 3 कौन से होने चाहिए। आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे 3 कौन से सिलेक्ट करने चाहिए, और ये 3 मैंने कौन से बेसिस पे सिलेक्ट किए, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। ये मैंने 2 छोड़ना क्यों है वो भी आपने लिखा, क्योंकि 2 टाइम कंज्यूमिंग थे। तो टाइम कंज्यूमिंग क्यों थे, ये उसका क्यों, ये मेरे को टाइप जो है मुझे नहीं आता है, ऐसे टाइप अगर आता है तो मुझे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। ये 2 मेरे लिए सबसे जो है टाइम कंज्यूमिंग सेट्स थे, तो मुझे छोड़ा करके मैंने बाकी 3 बना पाया। ये सारी चीजें जो है आपके मन के अंदर जो भी आती है वहां चीजें लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, आगे है मॉक एनालिसिस ऑफ द पेज। फॉर एवरी मॉक एलआर सेट, जो भी आपको लग रहा है कि मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा हूं, मुझे ये पजल सॉल्व नहीं हुआ, तो दोबारा आप जब उसको एनालाइज करते हो तो आपको क्या करना है, ये पजल मेरे से क्यों नहीं बना, इसका रीजन क्या है, मेरे से ऐसे टाइप ऑफ पजल जो है नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं बन रहे, उसे कैसे कैसे फिक्स करना चाहिए। ये चीजें पता होना जरूरी है कि हाँ मुझे ऐसे टाइप के पजल अगर आते हैं तो मैं उसमें फंस जा रहा हूं और उसे कैसे फिक्स करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के बाद मैं इसका एक सोल्यूशन देख लूंगा कहीं यूट्यूब पे जाके, मुझे दिख जाएगा, जिससे क्या है वो प्रॉब्लम अगर दोबारा आता है तो उसको फिक्स कैसा करना चाहिए वो भी आपके अंदर लिखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, देखो
आपको मेंटेन करना है एक एक्सेल शीट, या तो नोटबुक पे कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा एक्सेल शीट मेंटेन करो। क्या है एक्सेल शीट? देखो, आज के डेट में मान लो 7 अक्टूबर है, ठीक है? आज है 7 अक्टूबर। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या सॉल्व करना है, आपका टारगेट क्या है क्वांट के अंदर क्या करना है, उसके बाद आपका टारगेट क्या है इंग्लिश के अंदर क्या करना है। अब देखो यहाँ पर क्या टारगेट था मेरा डेली का, मेरा था कि यहाँ पर मुझे मान लीजिए 5 सेट सॉल्व करने हैं अरेंजमेंट्स के। उसके बाद मुझे मान लीजिए प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, तो मैंने ये लिख लिया, अच्छा मेरा टारगेट यहाँ था। उसके बाद मुझे 2 आरसी सॉल्व करने मेरा टारगेट था। फिर क्या हो गया, फिर आपने 8 अक्टूबर लेकर आए। फिर ऐसे ही करते-करते क्या है आपका पूरा जो है मान लीजिए 1 वीक खत्म हो गया, आप पहुँच गए 10 मान लीजिए आप पहुँच गए 15th अक्टूबर पे। मान लीजिए आप पहुँच गए 15th अक्टूबर पे। तो क्या करना है 15th अक्टूबर जैसे ही आप पहुँच गए, आपका क्या होना चाहिए एनालिसिस। मैंने जो टारगेट सेट किया था, उसमें से मैंने कितना अचीव किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टारगेट मैंने सेट किया था, उसमें से मैंने कितना अचीव किया है, मतलब मैं कितना उस टारगेट को समझ पाया हूँ, कितना टारगेट मैंने एंड में आते-आते खत्म किया है। और क्या है उसके बाद ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या है कि देखो मैंने जो टारगेट सेट किए थे, उसमें से मेरे 4 चैप्टर बचे हैं क्वांट के, जो मेरे किसी कारण बचे थे। वो कारण भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फालतू में टाइम पास किया, मेरे एक कोई तो मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, जो भी रीज़न है वो अगले वीक में जाके रिपीट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का एश्योरेंस आप खुद को लेना चाहिए। तो ये एक एक्सेल शीट मेंटेन करो। इसके साथ ही आपका एक मॉक का भी मेंटेन होना चाहिए कि अगर मैंने मॉक लगाने हैं तो मेरा क्या टारगेट है, अक्टूबर के एंडिंग तक मुझे 5 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। या तो अगर आपकी पढ़ाई अभी स्टार्ट की है तो मुझे 5 टॉपिक टेस्ट लगाने हैं। तो ये टॉपिक टेस्ट का स्कोर मेरा क्या होगा, ये कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे टेस्ट लगाना है, उसका पूरा एक मेंटेन करो प्रॉपर तरीके से। ताकि क्या है आपका एक ट्रैक रहेगा कि आप कौन सी चीज़ कब कर रहे हो और कैसे आप उसको फॉलो कर रहे हो करके, जिससे क्या है आपकी पढ़ाई जो है एक प्रॉपर वे में चलती रहेगी। तो ये स्ट्रेटजी मैंने यूज़ करी थी जब मैं कैट के लिए पढ़ रहा था आज के 2-3 साल पहले, जिससे क्या है मुझे बहुत हेल्प हुआ है। और मैंने बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेटजी बताई है जिससे उनको भी काफ़ी अच्छा हेल्प हुआ है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी को इसको फॉलो करना चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। उसके साथ ही जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करो। व्हाट्सएप का हमारा कम्युनिटी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।